Hello dear friends, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss our new topic Faraday's law of electrolysis, all types of numericals और उसके टॉपिक के सीखेंगे। हम सभी आज क्लास 12th और नीट में और जो आपकी आईआईटी जेई में जितने क्वेश्चंस आए हैं हम इन सारे क्वेश्चंस को फैराडेज लॉ से रिलेटेड जितने होंगे वो सब हम इसमें कवर कर लेंगे। तो इस वीडियो को ढंग से देखें, ध्यान से देखें और इसको लगा डाला तो फैराडेज लॉ के सारे न्यूमेरिकल्स झिंगा डाला। चलिए बहुत बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और ये पहला क्वेश्चन था जैसे अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट्स विद अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। एक कोई सॉल्यूशन है जो इसमें कॉपर सल्फेट भरा हुआ है आपने और वो इलेक्ट्रोलाइज किया, उसको धज्जियां उड़ा दी अपने आयंस में देकर, इलेक्ट्रिक करंट देकर के आयंस में ब्रेक कर देना, इलेक्ट्रोलिसिस करा देना होता है। ये सब हरकत आपने 10 मिनट तक करी और उसके बाद 1.5 एम्पियर का करंट आपने दिया था उसको ब्रेक डाउन करने के लिए 10 मिनट तक। तो आपको ये बताना है कि कॉपर कितना डिपॉजिट होगा कैथोड पर। पहले तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले फैराडे लॉ समझ लेते हैं। फैराडे लॉ इलेक्ट्रोलिटिकल सेल पर काम करता है। इलेक्ट्रोलिटिकल सेल एक ही बीकर में दोनों रॉड होती है, एनोड पर पॉजिटिव कैथोड पर निगेटिव होता है। तो बीकर के अंदर ये कॉपर सल्फेट रहा होगा जो ब्रेक डाउन हुआ होगा, क्योंकि जो इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट को करंट दी होगी तो इलेक्ट्रोलाइट अपने आयंस में ब्रेक हो गया। इसी प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। और ये कॉपर आयन कैथोड पे जा रहा होगा, सल्फेट आयन यहाँ मूव कर रहा होगा और ये जो यहाँ पे जाकर के डिपॉजिट हो गया है कॉपर आयंस, उसी का मास आपसे सवाल में पूछा गया है कि कितना डिपॉजिट हुआ है। तो फैराडे फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट अपने आयंस में ब्रेक होंगे और ये अपोजिट आयंस अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ जाकर के डिपॉजिट हो जाएंगे तो उनका जो वेट या मास होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि कितनी करंट आपने दी है। W इज प्रोपोर्शनल टू Q। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते तो एक कांस्टेंट लगाते हैं। इस कांस्टेंट ये कहते हैं ZQ, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं इसको, और ये चार्ज है आपका। और आपको पता होगा I बराबर Q/T होता है, तो Q इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ZIT। तो ये है आपका फैराडे फर्स्ट लॉ। अब क्योंकि यहाँ पर मुझे वेट को लेकर के सवाल है, मास को लेकर के सवाल है, टाइम T दे रखा है और साथ ही साथ आपको क्या भी पता है, करंट भी दे रखी है, वेट आपको कैलकुलेट करना है, तो मन में ख्याल आता है कि इसी का क्वेश्चन है। तो अभी इसी फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे हैं फैराडे फर्स्ट लॉ से। अकॉर्डिंग टू फैराडे फर्स्ट लॉ W इक्वल टू ZIT। Z क्या होता है, इक्विवेलेंट मास अपॉन 96,500 इंटू I की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.5 एम्पियर, इंटू T, टाइम कितना दिया हुआ है 10 मिनट दिया हुआ है। तो 10 मिनट को हमें टाइम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो भी करते हैं। पहली बात चाहिए मुझे इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, किसका चाहिए, कौन डिपॉजिट होने के लिए सवाल पूछा है, मास ऑफ कॉपर, कॉपर जो डिपॉजिट हो रहा है। तो कॉपर का इक्विवेलेंट मास निकालेंगे। कॉपर का एटॉमिक मास होता है 63.5 अपॉन कॉपर सल्फेट में 2 आयन होंगे, SO4 में भी 2 आयन होंगे, तो इसमें जो कैटायन की संख्या होती है उसे Z फैक्टर कहते हैं। ये Z मतलब ये Z अलग चीज है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ये Z कैटायन की या एनायन की संख्या है जो एसिडिटी बेसिसिटी वगैरह प्रेजेंट करते थे, बट आप ऐसे समझो कि कैटायन की संख्या से डिवाइड करते हैं। कैटायन कितने टूटेंगे कॉपर सल्फेट के लिए, 2। तो आप इसे डिवाइड कर लोगे, जो आपका आंसर आएगा वो आपका इक्विवेलेंट मास हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट मास की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 63.5 अपॉन 2 अपॉन 96,500 कूलम, चार्ज इसका कूलम होता है, मतलब यूनिट इसकी कूलम होती है, इनटू 1.5 इंटू 10 इंटू 60। मिनट को कन्वर्ट करने के लिए तो ये एम्पियर रहेगा और ये मिनट सेकंड में कन्वर्ट हो गया होगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एम्पियर इंटू सेकंड को ही कूलम कहते हैं। तो ये इसकी जगह हम कूलम यूज कर सकते हैं और ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा A अपॉन बी। जब A अपॉन बी पूरे के अपॉन में C होता है तो नीचे 1 पढ़ते हैं, रैशनलाइज करेंगे तो ये 63.5 अपॉन 2 इंटू 96,500 बन रहा होगा, इंटू 1.5 एम्पियर, एम्पियर भी हटा देते हैं, इंटू 600 एम्पियर इंटू सेकेंड, जिसे हम कूलम कहेंगे। इस कूलम से ये वाला कूलम की यूनिट कैंसिल हो जाएगी, बस आपको डिवाइड करना पड़ेगा। और ये एग्जैक्टली मैं कैलकुलेशन कर लेना, मैं बस आपको जल्दी वीडियो कंप्लीट हो जाए, वैसे तो काफी बड़ा हो जाएगा। तो 0.2961 ग्राम इसे सॉल्व करके आएगा। तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें या कॉपी पेन लेकर के साथ में काम करते रहें।
पहला क्वेश्चन हो गया। एक एक करके 12 लेवल से लेकर के आपको आईटी जेई तक लेके जाएंगे, काफी सारे वीडियो में कवर करना है। सेकंड क्वेश्चन सिमिलर उसी टाइप का क्वेश्चन है। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास एक इलेक्ट्रोलिटिकल सेल है, इलेक्ट्रोलिटिकल सेल में मैंने कॉपर सल्फेट लिया था, ये अपने आयंस में ब्रेक हो गया और ये कह रहा है कि एनोड पर पॉजिटिव और कैथोड पर नेगेटिव होता है इलेक्ट्रोलिटिकल सेल में। तो ये कैटायन जो है वो इधर मूव करके एनोड पर पॉजिटिव, कैथोड पर नेगेटिव, कैथोड की तरफ मूव करके कैथोड पे डिपॉजिट हो गया होगा, सल्फेट एनोड पे डिपॉजिट हो गया होगा। तो उसने कहा ये जो डिपॉजिट हो गया है इसका कितना अमाउंट या कितना वेट इसका डिपॉजिट हुआ होगा। सेम क्वेश्चन है जो अभी जस्ट पहले क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। अब की बार आप इसको कितनी करंट दे रहे हो, इलेक्ट्रोलिटिकल मतलब करंट दे रहे हो और इलेक्ट्रोलाइट अपने आयंस में ब्रेक डाउन हो रहा है, इसी को इलेक्ट्रोलिसिस कह रहे हैं। तो आपने कॉपर सल्फेट को इलेक्ट्रोलाइज किया, 1 घंटे तक आप इसमें 5 एम्पियर की करंट दे रहे थे, इलेक्ट्रिक करंट दे रहे थे, वो अपने आयंस में ब्रेक हो रहा था, अपोजिट आयंस अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहे थे, करंट वरंट इलेक्ट्रोलिटिकल कंडक्टेंस भी पैदा कर रहे होंगे, मोलर कंडक्टेंस पैदा कर रहे होंगे। पर फिलहाल सवाल ये है कि जो कॉपर यहाँ जाके डिपॉजिट हो गया उसका वेट कितना है या मास कितना है। फॉर्मूला वही W बराबर जेड आई टी अभी करा था, W बराबर जेड इक्विवेलेंट मास अपॉन 96,500 कूलम इंटू आई। कितना एम्पियर की करंट दे रहे हैं, 5 एम्पियर। टाइम कितना दिया हुआ है इसमें, हमको टाइम दिया है 1 आवर। 1 आवर को मैं टाइम में बदल रहा हूँ सेकंड में, तो एम्पियर इंटू सेकंड को ही कूलम कहते हैं, तो कूलम से कूलम कट जाएगा। तो इक्विवेलेंट मास अभी दिया था 63.5 अपॉन 2, क्योंकि कॉपर सल्फेट में कॉपर डिपॉजिट हुआ है उसके लिए सवाल है। तो कॉपर ऐसे ब्रेक डाउन हुआ होगा, तो इसमें हम जो इक्विवेलेंट मास निकालते हैं वो निकालते हैं एटॉमिक मास। कॉपर का एटॉमिक मास होता है 63.5 अपॉन जेड वैल्यू। कैटायन की संख्या अभी कितनी है, 2, तो इसलिए 2 और अपॉन में कितना आएगा 96,500 इंटू, तो 5 इंटू 66, 5 जा 30 हो जाएगा, ये 300 आया होगा और 300 में से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए होंगे, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ होगा और ये भी यूनिट आती है ग्राम में, क्योंकि वेट है तो ग्राम में ही आएगा, तो इक्विवेलेंट मास भी ग्राम में ही आएगा। तो अपॉन 63.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 965, क्योंकि ये यहाँ मल्टीप्लाई हुआ अभी बताया था, ए अपॉन बी पूरे के अपॉन में सी, तो 1 पढ़ते हैं नीचे और रेशनलाइज करके ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 965 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ होगा इंटू 3 से इसे मल्टीप्लाई कर लेना, फिर डिवाइड कर लेंगे, तो ये आई थिंक 5.92 ग्राम आएगा या 29 ग्राम आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर। कैलकुलेशन आप देख लेना, कैलकुलेशन पार्ट में टाइम वेस्ट नहीं करें क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस कराने। तो 5.92 ग्राम इसका रिजल्ट आ जाएगा फाइनली। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन पे बात करते हैं। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें या कॉपी में नोट कर लें। नेक्स्ट सवाल पे बात करते हैं। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फेराडे। फेराडे के टर्म में आपको इलेक्ट्रिसिटी बतानी है कि इलेक्ट्रिसिटी कितनी लगेगी फेराडे के टर्म में। रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम एल्यूमिना। वैसे तो इसने एल्यूमिना लिखा था फॉर्मूला, पर अगर आपको नहीं भी पता तो मैं आपको बता दूं कि एल्यूमिना इसको कहते हैं, Al2O3 को एल्यूमिना कहते हैं। और एल्यूमिना एक क्या है, एक आपका ओर है। प्रकृति में जो भी चीजें जिस भी रूप में पाई जाती है उसको मिनरल कहते हैं। उनका प्योरिफिकेशन करने पर जो हमको मेटल्स मिलते हैं, जैसे एल्यूमिना को प्योरिफिकेशन करके एल्यूमिनियम मिलता है, तो इसीलिए इसको ओर कह रहे हैं, एल्यूमिनियम का ओर है। तो ये एल्यूमिना से आपने क्या करा, 40 ग्राम एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करवाया। तो ये एक्चुअली में मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसे ब्रेक डाउन हुआ होगा 2L प्लस 3O2 नेगेटिव में। कैसे ब्रेक डाउन करते हैं, अगर किसी की भी धज्जियां उड़ानी हो तो ऐसे धज्जियां उड़ाते हैं, XA Y पॉजिटिव प्लस Y कैपिटल B X नेगेटिव, XA Y पॉजिटिव प्लस Y B X नेगेटिव। तो यहाँ पे AX BY है, तो ऐसे ब्रेक डाउन हो गया। इसमें जो कैटाइन की संख्या है जिसे मैं स्मॉल z से डिनोट करता हूँ, z की वैल्यू आने वाली है 6। एनायन भी 6 ही है, पर माइनस साइन से आप कंफ्यूजन ना हो जाओ। तो ये कैटाइन की संख्या है, z कैटायन को प्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे जो फॉर्मूले में z आता है वो अलग चीज है। 2 सवाल बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। W इक्वल टू जेड आई टी होता है, एक्चुअली में W इज प्रोपोर्शनल टू Q होता है, W इक्वल टू जेड क्यू होता है। आई टी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि I और T दिया नहीं है आपको, तो आप सीधे जेड क्यू वाला डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो फेराडे फर्स्ट लॉ के डेरिवेशन से। तो आपको 40 ग्राम एल्यूमिनियम आपको पैदा करवाना है, एल्यूमिनियम की धज्जियां उड़ा करके। एल्यूमिना इसमें रहा होगा, वो अपने आयंस में ब्रेक डाउन हुआ होगा कुछ ऐसे, और फिर ये जो कैटायन वाला है वो यहाँ जाकर के नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो गया होगा। कितना ग्राम डिपॉजिट हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 40 ग्राम डिपॉजिट हो गया। तो 40 ग्राम ये डिपॉजिट हो गया है,
तो आपको ये बताना, ये कैपिटल जेड अलग चीज है और ये वाला जो जेड मैं बोल रहा हूँ वो अलग चीज है। ये कैटायन की संख्या को प्रेजेंट कर रहे, नहीं तो आप कैटायन इक्वल टू 6 बोल दो बस। और ये Z का मतलब होता है इक्विवेलेंट मास अपॉन 96,500 इंटू क्यू। कितनी इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, चार्ज कितना लगेगा, वही आपसे सवाल में पूछा है। आपको क्यू ही निकालना है या IT निकालना है, आप सीधे क्यू निकालो। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि 1 फेराडे इक्वल टू होता है 96,500 कूलम। तो ये जो आप इसको लिखते हो, तो आप इसको ये ना लिख करके आप सीधे बस F भी लिख सकते हो। अब अगर देखा जाए तो ये क्या होगा, 40 ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास क्यू, हाँ 40 ग्राम या अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू एफ इक्वल टू क्यू, क्योंकि मुझे क्यू क्यू निकालना है। तो क्यू कैलकुलेट करूंगा तो 40 अपॉन इक्विवेलेंट मास। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं। इस वाले का, इसमें पूरे मोल का मतलब पूरे ओर का नहीं पूछा है या एल्यूमिना का नहीं पूछा है। उसने बोला 40 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट हुआ है, तो एल्यूमिनियम का ही मुझे क्या चाहिए होगा इक्विवेलेंट मास निकालते समय। क्या फॉर्मूला होता है, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय जेड वैल्यू। एटॉमिक मास कितना आएगा इसके लिए, एटॉमिक मास आएगा 27 अपॉन जेड फैक्टर। जेड फैक्टर देखा जाए तो एल्यूमिनिया के लिए कितना होने वाला है यहाँ पर, 6। हाँ, वैसे तो Z कैटायन की संख्या 6 है, लेकिन अगर मैं एक एल्यूमिनियम के रिस्पेक्ट में बात करूं तो कैटायन की संख्या कितनी होने वाली है, 3। तो यहाँ पे ये मोल्स का चक्कर नहीं होता, यहाँ पे बस बेसिकली कैटायन कितने हैं। वैसे कैटायन तो टोटल ओवरऑल इसमें इतने होंगे, पर जो ये एल्यूमिनियम 40 ग्राम डिपोजिट हुई है, उस एल्यूमिनियम के लिए Al+3 के लिए कैटायन की संख्या हम यहाँ पे 3 लेंगे, 6 नहीं लेंगे। कॉपर सल्फेट वाले क्वेश्चन जो दोनों किए थे उसमें यहाँ 1 ही था, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी। ये 2 हो, 3 हो, 4 हो, जैसे ये 2 3 4 कुछ हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। Al के पास कितने कैटायन होने वाले हैं, 3, इसलिए यहाँ पे 3 आया। तो ये इक्विवेलेंट मास कितना आने वाला है, 9 ग्राम। तो यहाँ पर इसकी जगह पे क्या लिखूंगा मैं, 9 ग्राम, इसकी भी यूनिट ग्राम, और इनटू कितना होने वाला है, एफ। एफ मतलब ये फेराडे के रिस्पेक्ट में, नहीं तो आप इसे 96,500 कूलाम भी कह सकते थे, पर क्वेश्चन में बोला था फेराडे में आंसर निकालो, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो अब इसे डिवाइड करेंगे, 9 4 जा 36 पॉइंट, फिर 40 हो रहा होगा तो 4.444 आता रहेगा फेराडे। तो उसने बोला था कितनी इलेक्ट्रिसिटी लगेगी फेराडे के टर्म में 40 ग्राम को डिपॉजिट कराने के लिए, जबकि एल्यूमिनियम को ब्रेक डाउन कर रहे थे आप इलेक्ट्रिक करंट दे करके। तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, दिख रहा होगा आपको, 4.44 ग्राम। नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, जो कि आपके सामने नोट हो रखा है। सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl एंड कॉपर सल्फेट इफ 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज लिबरेटेड, फाइंड द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड। शायद लैंग्वेज आपको पता ना चल रही हो। तो एक्चुअली में होता क्या है कि फेराडे सेकंड लॉ का क्वेश्चन है। क्या होता है फेराडे सेकंड लॉ, पहले उसे समझते हैं जल्दी जल्दी और उसके बाद क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो एक्चुअली हमने क्या करा, दो इलेक्ट्रोलिटिकल सेल हैं, जिसमें हमारे पास पहले वाले में उसने बोला HCl है और दूसरे वाले सॉल्यूशन में क्या दे रखा है, कॉपर सल्फेट है। तो जब मैं इन दोनों सेल को सेम इलेक्ट्रिकल चार्ज क्यू देता हूँ, सेम इलेक्ट्रिसिटी देता हूँ, तो ये अपने आयंस में ब्रेक हुए होंगे, अपोजिट आयंस अपोजिट इलेक्ट्रोड पे जाके चिपक गए होंगे, डिपोजिट हो गए होंगे। तो रूल ये है, ये अपोजिट आयंस डिपोजिट हो गए होंगे, तो जितना मास इनका डिपोजिट हुआ होगा उनका रेशियो जो होता है, पहली बात तो मैं डेरिवेशन से समझा देता हूँ कि अगर माना कि यहाँ हाइड्रोजन या क्लोरीन एब्जॉर्ब हुई है या डिपॉजिट हुई है, यहाँ कॉपर और सल्फेट डिपॉजिट हुए हैं, तो उसने बोला कि यहाँ पे हाइड्रोजन लिबरेट या डिपॉजिट हो गई है इस जगह पे, और कॉपर भी डिपॉजिट हो गया है। तो आपको हाइड्रोजन कितनी ग्राम डिपॉजिट हुई है, 12 ग्राम डिपॉजिट हुई है। तो कॉपर कितना डिपॉजिट हुआ होगा वो आपको फाइंड करना है। तो ये चीज सवाल है। तो ये अगर मैं इसे पहला एक बीकर मान के काम करूं, तो फेराडे फर्स्ट लॉ अप्लाई करूं, तो W1 बराबर आपको पता होगा Z1IT होता है या Z1Q होता है। अगर मैं इस पे फेराडे फर्स्ट लॉ लगाऊं इस इलेक्ट्रोलिटिकल सेल पे, तो जो यहाँ पे वेट W2 डिपॉजिट होगा वो होगा Z2IT के। IT क्यों बोल रहा हूँ, I1 T1 I2 T2 क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि दोनों को इक्वल चार्ज मिला है, तो Q और Q सेम है। तो इक्वेशन 1 और 2 को अगर मैं डिवाइड करता हूं, तो W1 अपॉन W2 इक्वल टू Z1IT अपॉन Z2IT आएगा। इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इक्वल चार्ज मिल रहा था। तो वेट या मास का जो रेशियो आता है वो Z1 और Z2 का मतलब क्या बताया था, इक्विवेलेंट मास अपॉन 96,500 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास अपॉन 96,500, इससे कैंसिल हो जाएगा।
तो वेट या मास का रेशियो, वेट मतलब जो यहाँ डिपॉजिट होंगे और E1 E2 का मतलब यहाँ पे इक्विवेलेंट मास है, तो ये फॉर्मूला डिराइव भी हो जाता है। ये फेराडे का सेकंड लॉ है और फेराडे सेकंड लॉ का ही क्वेश्चन है, क्योंकि दो इलेक्ट्रोलिटिकल सेल को लेकर के सवाल पूछा गया था। तो मैं डायरेक्ट अब फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, W1 अपॉन W2 इक्वल टू E1 अपॉन E2। W1 पहले वाले में HCl था, उसमें हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई थी, उसका वेट कितना आया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 12 ग्राम आया, अपॉन W2। W2 कौन डिपोजिट हो रहा था, कॉपर, वही आपको कैलकुलेट करना है कि कितना मास डिपोजिट होगा पहले वाले का इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस यहाँ पे लिबरेट हो रही है, तो इक्विवेलेंट मास हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन के लिए H2, मैंने कहा था ये 2 3, जैसे Al2 वाला क्वेश्चन आया था तो 2 नहीं लिया था हमने, Al ही लिया था वहां पर भी। तो इक्विवेलेंट मास हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, H प्लस और Cl नेगेटिव में ब्रेक हुआ होगा तो कैटायन की संख्या भी 1, इसलिए Z फैक्टर या कैटायन की संख्या 1, इक्विवेलेंट मास अपॉन एटॉमिक मास अपॉन Z फैक्टर या कैटायन की संख्या करते हैं, अपॉन इक्विवेलेंट मास किसका, ये तो हो गया हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन डिपोजिट हो रही है। अब सवाल किसके लिए, कॉपर के लिए। तो कॉपर की अगर बात करें तो कॉपर का एटॉमिक मास कितना होता है 63.5, लेकिन एटॉमिक मास नहीं चाहिए, इक्विवेलेंट मास चाहिए। इक्विवेलेंट मास कैसे निकलता है, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय Z फैक्टर, तो या कैटायन की संख्या। तो इसके लिए कैटायन की संख्या कितनी आएगी 2, कैसे आएगी, क्योंकि कौन सा सॉल्यूशन था, कॉपर सल्फेट, तो ये ऐसे ब्रेक डाउन हुआ होगा, तो कैटायन की संख्या इसमें नंबर ऑफ कैटायंस 2 आते हैं, तो ये डायरेक्ट ऊपर जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 12 ग्राम अपॉन W2 इक्वल टू 2 अपॉन 63.5 हुआ होगा, 12 अपॉन 2 इंटू 63.5, और जो भी आएगा सॉल्व करके वो ग्राम में आएगा, 2 यहाँ आ गया, W2 इधर लेके गया, तो W2 पहले तो ये 6 हो गया, 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो W2 कितना हो रहा होगा, 6 5 जा 30, 3 कैरी, 6 3 जा 18, 19, 20, 21, 2, 6 6 जा 36, 37, 38, 38, 6, तो एक डिजिट पे डेसिमल आ जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा ये सॉल्व करके 381 ग्राम, हाँ 381.0 ग्राम, यही आपका फाइनली आंसर आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो ये फोर्थ का सॉल्यूशन हो गया। हर टाइप के मतलब फेराडे फर्स्ट और सेकंड लॉ के न्यूमेरिकल हो गए। अभी आगे बढ़ जाते हैं नए नए टाइप के क्वेश्चन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। वन अ चार्ज ऑफ 1 फेराडे डिपोजिट 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, 1 AMU ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस। एक फेराडे का जो चार्ज है वो क्या डिपोजिट करता है, सब्सटेंस का 1 ग्राम मास, 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस। तो बेसिकली 1 फेराडे दिया हुआ है और कितना मास से रिलेटेड कुछ बात लग रही है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो हम जानते हैं फेराडे फर्स्ट लॉ से W बराबर ZIT या Z Q होता है, क्योंकि Q बराबर ही IT होता है। W बराबर Z क्या होता है, इक्विवेलेंट मास अपॉन 96,500, या 96,500 को ही आप F कह सकते हो, क्योंकि 1 फेराडे ही इक्वल टू 96,500 कूलम होता है, इक्वल टू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो Q है वो आपको क्वेश्चन में दिया गया है 1 फेराडे। 1 फेराडे से फेराडे निकल लो, तो W या मास, M भी लिख सकते हो फॉर्मूले में, मास या वेट जो आएगा वो कितने आने वाला है, जितना उसका एटॉमिक मास होगा। तो उसने बोला था 1 फेराडे चार्ज जो डिपॉजिट करता है वो क्या करेगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मास के, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास के बराबर उसका डिपॉजिट होगा वेट। फिर सिमिलरली इसी टाइप का क्वेश्चन है, पर ये थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ जाएगा। 2 फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। 2 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करी आपने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। जब भी इलेक्ट्रिसिटी देते हैं इलेक्ट्रोलाइट को तो वो अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है, उसी धज्जियां उड़ना इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। फिर ये अपोजिट आयंस अपोजिट इलेक्ट्रोड पे जाके चिपक गए होंगे। तो उसने कहा द मास ऑफ कॉपर डिपोजिट, ऐसे बहुत सारे सवाल कर लिए हमने। कॉपर जो यहाँ डिपोजिट हुआ है तो उसका वेट कितना आएगा। हम एक ही बात जानते हैं फेराडे फर्स्ट लॉ से, W बराबर ZIT, या W बराबर, जब I और T की वैल्यू ना दिया हो तो तब फॉर्मूला W बराबर ZQ भी कह सकते हैं। तो कितना वेट डिपॉजिट होगा वो निकालना है। ये कैसे निकलता है, इक्विवेलेंट मास अपॉन 96,500 कूलम, या फिर आप इसे अभी बताया था थोड़ी देर पहले ऊपर भी कि आप इसे 1 फेराडे भी कह सकते हो, इनटू जो चार्ज है Q वो कितना दे रखा है। लैंग्वेज देख करके परेशान मत होना, इसका मतलब उसने फेराडे 2 फेराडे या 2 इंटू 96,500 दिया है, फेराडे से फेराडे निकल लो, तो W बराबर आएगा उसके इक्विवेलेंट मास के, उसके किसके, कॉपर सल्फेट था उसमें कॉपर डिपॉजिट हुआ है ये बोला है,
कॉपर का इक्विवेलेंट मास कैसे आएगा, कॉपर का एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय जेड फैक्टर, क्योंकि जेड फैक्टर कैटायन की संख्या कितनी आती है या एनायन की संख्या कितनी आती है इसके लिए 2, तो 63.5 डिवाइडेड बाय, हाँ अपॉन में 2 आएगा और ये वाला 2 भी बचा हुआ है इसलिए 2 से 2 कट जाएगा, इसलिए जो वेट आएगा वो आएगा 63.5 ग्राम। तो 6 क्वेश्चन हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में बात करते हैं, उसने कहा कि आपने इलेक्ट्रोलिसिस कराया डाइल्यूट एक्वस NaCl सॉल्यूशन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईआईटी का क्वेश्चन है। इससे पहले वाला जो 6th क्वेश्चन था वो भी आईआईटी जेई मेंस में आया था, और NaCl और एक्वस NaCl बोला है, इसका मतलब मेरे बीकर के अंदर क्या क्या होंगे, एक NaCl भी है और साथ में H2O भी होगा। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब तो यही होगा। फिर उसने बोला कि इसमें आपने 10 मिली एम्पियर की करंट पास कराई, इसका मतलब जो I है, I की वैल्यू कितनी दे रही है 10 मिली एम्पियर। एम्पियर को मतलब मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट कर लेंगे तो -3 एम्पियर आ जाएगा। मिली मतलब ये एम्पियर में कन्वर्ट करने का कन्वर्जन है, यूनिट कन्वर्जन। तो एक तो आपको ये पता है आई की वैल्यू। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर, उसने बोला कि टाइम निकालो, काई के लिए निकालो कि 0.01 मोल ऑफ H2 गैस एट वन इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड पर जाकर के कौन डिपोजिट हो जा रही है, ये ब्रेक डाउन हुआ होगा Na+Cl नेगेटिव, एक जगह पे क्लोरीन एक जगह पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई होगी। तो हाइड्रोजन गैस जो लिबरेट हुई है कहीं पे जाकर के, किसी एक इलेक्ट्रोड पे जाकर के, तो उसने बोला इतनी मोल हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई है और ये सब हरकत होने में कितना टाइम लगेगा। अब इस सवाल में दिक्कत ये है कि हमने आज तक जितनी पढ़ाई करी है या तो ये पढ़ा है या ये पढ़ा है, टाइम को लेकर के यही लग रहा था, करंट भी है तो इसका मतलब पक्का यही फॉर्मूला लगना चाहिए फिर तो। पर इसमें मेरे को वेट भी नहीं पता और इक्विवेलेंट मास हाइड्रोजन गैस के लिए निकल जाता। पर बेसिकली हम इसे दूसरे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, क्योंकि मास को लेकर के कोई भी बात क्वेश्चन में फिलहाल नहीं की गई है। तो हम एक फॉर्मूला जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है Q बराबर IT का, यहाँ पर फैराडे लॉ की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, इस फॉर्मूले से भी क्वेश्चन लग जाएगा। Q बराबर IT से W की जरूरत है नहीं, क्वेश्चन में दिया भी नहीं है ना पूछा गया है किसी तरीके से। इसलिए आपको अभी क्या पता है, आई पता है, टाइम निकालना है, चार्ज नहीं पता। लेकिन Q, अगर आपको Q पता चल जाए तो आपका टाइम निकल सकता है, ऐसा हमें सवाल को देख करके फिलहाल लग रहा है। आई तो पता है लेकिन Q नहीं पता, तो Q कैसे निकलेगा। अब यहाँ पे समझना पड़ेगा कि H+ जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब H पैदा करेगा, लेकिन एक्चुअली हमको क्या पैदा करवाना है, H2 गैस लिबरेट करानी है। तो H2 के लिए H2 बनाने के लिए यहाँ पर रिएक्शन कुछ इस ढंग से हुई होगी। मैं आपको बता दूं कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में 1 फैराडे लगता है। तो जो 2 फैराडे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन से, इसकी वजह से 2 फैराडे इलेक्ट्रॉन पर 1 मोल ऑफ H2 पैदा होगी। कैसे लग रहा है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन के लिए 1 फैराडे लगता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 2 फैराडे चार्ज लगेगा। और क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन से 1 मोल पैदा हो रहा है H2 का, तो 2 फैराडे चार्ज से 1 मोल ऑफ H2 पैदा हो रहा होगा। लेकिन सवाल में कितने मोल पैदा करवाने हमको, 0.01। 0.01 लाने के लिए इसको दोनों तरफ 0.01 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 0.01 इंटू 2 फैराडे विल प्रोवाइड 0.01 इंटू 1, यानी कि 0.01 मोल ऑफ H2 पैदा हो जाएंगे। तो इसका मतलब मेरे पास इतने मोल पैदा करने के लिए मुझे इतना चार्ज चाहिए। चार्ज मतलब फैराडे चार्ज का मतलब क्या चाहिए, Q चाहिए। तो 0.02 आ जाएगा इससे मल्टीप्लाई करके। तो समझ में आ रहा होगा कि Q की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 0.02 फैराडे है, और जो I है, I की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 मिली एम्पियर थी, जो कि 10 की पावर 1-3, 10 की पावर -2 कह देते हैं इसको। और ये कितना आएगा आपका एम्पियर में आ जाएगा। ठीक है, आपको पता हो कि एम्पियर इंटू सेकेंड को कूलम कहते हैं, एम्पियर इंटू सेकेंड को कूलाम कहते हैं। और आपका इसको कन्वर्ट करना चाहूँ तो 0.02 इंटू 96,500 कूलाम में इसको कह रहा हूँ, 10 की पावर -2 एम्पियर। एम्पियर को मैं कूलाम वाली यूनिट में बदलने के लिए कूलम पर सेकंड आ जाएगा, यहाँ से यूनिट की बात कर रहा हूँ, कूलम पर सेकंड, सेकंड ऊपर जाएगा तो इनटू सेकंड हो जाएगा, कूलम से कूलम कट जाएगा, मेरा आंसर काई में आएगा सेकंड में। आना भी चाहिए था, क्यों आना चाहिए था सेकंड में, क्योंकि टाइम निकाल रहा हूँ तो सेकंड में ही आएगा या मिनट में आएगा। पर फिलहाल यहाँ से डेसिमल हटाए तो 2 जीरो बढ़ गए होंगे, इससे ये कैंसिल हो गया होगा। 2 से इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0, 2 5 जा 10 1, 2 6 जा 12 और 1 13 1, 9 2 जा 18 और 1
19, तो ये आपका 19 1 10 100 1000 10 लाख 1,93,000 सेकेंड टाइम लगेगा ये सब हरकत करने के लिए। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। तो हेलो फ्रेंड्स, अभी हम 8th क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 4 मोलैरिटी का NaCl का सॉल्यूशन है जो कि प्रिपेयर किया गया आपके द्वारा, और उसमें 500 ml वॉल्यूम है, 500 ml है एक बीकर में, जिसका कंसंट्रेशन इतना दिया हुआ है। और ऑफ दिस सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइज्ड NaCl का जो सॉल्यूशन आपने बनाया उसको इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हो, इलेक्ट्रिक करंट दे करके उसको उसके आयंस में ब्रेक डाउन कर रहे हो आप। दिस लीड्स टू इवोल्यूशन ऑफ क्लोरीन गैस। एक सॉल्यूशन रहा होगा, इलेक्ट्रोलिटिकल सेल रहा होगा, NaCl रहा होगा, वो अपने आयंस में ब्रेक डाउन हुआ होगा, अपोजिट आयंस अपोजिट इलेक्ट्रोड पे जाके डिपॉजिट हो गए होंगे, और वो जो डिपॉजिट हुए वहां पे क्लोरीन गैस डिपॉजिट हो गई। तो सवाल में ये है, क्लोरीन इवोल्यूट हो रही है एक इलेक्ट्रोड पे, डिपॉजिट हो जा रही है, लिबरेट हो जा रही है, जबकि मरकरी का मास दे रखा है वो अभी सेकंड क्वेश्चन के लिए। 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं इसी से रिलेटेड। तो उसने कहा टोटल मोल्स ऑफ क्लोरीन कितनी इवॉल्व होगी या लिबरेट होगी। तो पहली बात तो आपको मैं बता दूं कि NaCl एक का एक्वा सॉल्यूशन है और आप उसका इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो, तो इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब उसको उसके आयंस में ब्रेक कर देना। सॉरी, Na++Cl नेगेटिव में ब्रेक डाउन हो रहा होगा। क्वेश्चन में कुछ डेटा मेरे को मोलैरिटी और वॉल्यूम दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर से उसी की मदद ले रहा हूँ। मोलैरिटी बराबर होता है N/V, और तो N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि NaCl होगा। तो सॉल्यूट के मोल्स कैसे आएंगे, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। मोलैरिटी है 4 मोल पर लीटर, इंटू वॉल्यूम कितना दे रखा है 500 ml। ml को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये लीटर में था, लीटर से लीटर इनवर्स कैंसिल, 500 2 जा 1000, 2 2 जा 4। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ गए आपके 2 मोल्स। 2 मोल्स ऑफ NaCl मेरे पास अवेलेबल हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब अगर NaCl के 2 मोल्स हैं तो क्या, तो NaCl 1 मोल होता तो एक एक ये पैदा करता, तो हमें पता है Na++ इलेक्ट्रॉन मिलके Na बनाता, Cl नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन लूज करती और Cl बनाती, लेकिन हमें Cl2 बनाना है, तो यहाँ 2 Cl नेगेटिव ने ऐसा कुछ किया होगा। पर बेसिकली बात यह है कि मेरे पास NaCl के 2 मोल्स हैं, तो उससे 2Na+ और 2Cl नेगेटिव पैदा हुए होगी। तो 2Cl नेगेटिव से Cl2 के कितने मोल्स पैदा हो रहे हैं, एक। अगर सपोज NaCl का 4 मोल्स आता तो ये 4 और ये भी 4 बनते, तो तब 4Cl नेगेटिव 2Cl2 बनाती, तब आंसर 2 मोल्स आता। पर अभी पहले वाले सवाल का जो आंसर है वो कितना होगा, 1 मोल ऑफ Cl2 गैस। वो पहला वाला सब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब सेकंड नंबर के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। उसने कहा इफ कैथोड इज मरकरी, कैथोड पे कौन है, मरकरी है, द मैक्सिमम वेट इन ग्राम ऑफ अमलगम फॉर्म्ड, मतलब आपके पास एनोड कैथोड है और कैथोड पर कौन है, मरकरी का कैथोड है, और इस पर Na जाकर के यहाँ जुड़ गया होगा। तो मैं आपको बता दूं कि Na और Hg आपस में मिलकर के NaHg का फॉर्मेशन करते हैं, इसी को सोडियम अमलगम कहते हैं। एलॉयज या मिक्सचर ऑफ मेटल अमलगम कहा जाता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर Na के 1 मोल हुए, इसके 1 मोल हुए, तो इसके 1 मोल पैदा होंगे। पर क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन में NaCl के 2 मोल्स अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर इसके भी 2 मोल्स, इसके भी 2 मोल्स और इसके भी 2 मोल्स फॉर्म हुए होंगे। तो अब आपको तो ये पूछा है कि NaHg का मास कितना आएगा, वेट बताना है ग्राम में। तो एक्चुअली Na का एटॉमिक मास कितना होता है आपके पास, 23 के 2 मोल्स हैं आपके पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये 2 मोल आए ही इस बात से है जो यहाँ पे सॉल्व किया आपने NaCl, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो इसके लिए भी है, इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। तो आपको सेकंड पार्ट में 46 ग्राम क्यों आया समझ में आ गया होगा। 200 इसका एटॉमिक मास क्वेश्चन में दिया था मरकरी का, 2 मोल्स के लिए कितना हो जाएगा 400 ग्राम। तो NaHg का मास कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन से, 446 ग्राम इसका मास आ जाएगा NaHg का। तीसरा क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। टोटल चार्ज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इलेक्ट्रोलिसिस, टोटल चार्ज कितना लगा होगा, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए ऐसे ब्रेक डाउन हुआ होगा, Na++ Cl नेगेटिव में ब्रेक डाउन हुआ होगा। तो क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसके 2 मोल्स थे, तो इसके भी 2 होंगे, इसके भी 2 होंगे। अब Na+ एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता तो Na बनाता, Cl नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन लूज करता
तो Cl बना था, क्योंकि NaCl के 2 मोल्स है तो इसके भी 2, इसके भी 2 और इसके भी 2 रहे होंगे, तो ये कुछ 2 मोल्स की वजह से ऐसा रहा होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के मोल्स कितने हैं 2, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मोल्स कितने हैं, तो आपको पता हो या मैंने बताया हो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में 1 फेराडे चार्ज होता है, तो 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं इस प्रोसेस के दौरान पूरे इलेक्ट्रोलिसिस के लिए, इसलिए चार्ज 2 फेराडे होगा। तो पहले वाले का आंसर 1 मोल ऑफ Cl2, दूसरे वाले का आंसर 446 ग्राम आएगा, और ये जो तीसरा वाला है इसका आंसर कितना आएगा 2 फेराडे। आपको कूलम में निकालना हो तो 1 फेराडे में 96,500 कूलम होते हैं, मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो आपका आंसर, अदरवाइज 2 फेराडे करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। IIT JEE में आया हुआ था क्वेश्चन। अभी हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसने बोला कि एनोडिक हाफ सेल रिएक्शन, हाफ सेल है लेड स्टोरेज बैटरी, लेड एसिड बैटरी। मैंने आपको पढ़ाया था सेल के 2 टाइप, गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलिटिकल। फिर हमने गैल्वेनिक सेल के और भी टाइप्स पढ़े थे, जो कि प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी आती है, जिसमें आपका एक आता है मर्करी सेल, ड्राई सेल, लेड स्टोरेज सेल, जो कि इन्वर्टर में यूज किया जाता है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है, और एक निकल कैडमियम स्टोरेज सेल, फ्यूल सेल के बारे में बात किया था हमने 5 सेल के बारे में। तो उन्हीं में से एक लेड स्टोरेज बैटरी का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन लेड स्टोरेज बैटरी नहीं भी होता तो भी क्वेश्चन लग जाता है। फिर उसने बोला कि उसको हम रिचार्ज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिचार्ज कर रहे हैं। एक यहाँ पर जब हम लेड स्टोरेज सेल देखते हैं तो यहाँ पर 2 टाइप की रिएक्शंस होती है, एक तो चार्ज वाली और एक डिस्चार्ज वाली। चार्ज और डिस्चार्ज से क्या मतलब है हमारे पास, क्योंकि बैटरी जो होती है एक बार चार्ज होती है फिर डिस्चार्ज हो जाती है, इन्वर्टर की बार बार चार्ज करनी पड़ती है। तो रिचार्ज करते वक्त जो प्रोसेस हो रही है उससे रिलेटेड सवाल है। बुक में पढ़ोगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, पर मैं बहुत आसान कर देता हूँ, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ती। उसने कहा इतनी इलेक्ट्रिसिटी लग रही है 0.05 फेराडे, मतलब क्यू की वैल्यू दे रखी है, चार्ज दिया हुआ है। द अमाउंट ऑफ PbSO4 इलेक्ट्रोलाइज्ड, जो PbSO4 है उसको इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हैं इस प्रोसेस के दौरान, और इस प्रोसेस में जो PbSO4 का मॉलिक्यूलर मास है वो इतना दिया हुआ है। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जब ये चार्ज होती है बैटरी, तो इस चार्ज में रिएक्शन ऐसे होती है। रिएक्शन के बेसिस पर बुक से समझोगे तो समझ ही नहीं आएगा, आपको इस रिएक्शन की भी जरूरत नहीं पड़ती। मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूले से बता देता हूँ। W बराबर ZIT या ZQ होता है, जैसे पहले दूसरे सवाल कर रहे थे हम। W बराबर, W दिया हुआ है तो फिलहाल Z कैसे आता है, इक्विवेलेंट मास अपॉन 96,500 या कैपिटल F, और ये जो Q चार्ज है वो कितना दिया हुआ है आपको 0.05 फेराडे। फेराडे से फेराडे कैंसिल हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, अमाउंट ऑफ PbSO4। अमाउंट का मतलब वेट या मास चाहिए, तो W बराबर इक्विवेलेंट मास कैसे आएगा, PbSO4 के लिए ही सवाल है, Pb या SO4 के लिए नहीं है, PbSO4 के लिए क्वेश्चन है। तो PbSO4 का एटॉमिक मास तो कितना होता है 303 अपॉन, आपको पता होगा इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास अपॉन Z वैल्यू। जब मैं PbSO4 की धज्जियां उड़ाऊंगा, इलेक्ट्रोलाइज करूंगा, तो इसमें कैटाइन की संख्या, कैटाइन नंबर कितने आने वाले हैं 2, एनायन भी 2 ही आएंगे वैसे तो, इनटू अपॉन 2, ये आया इक्विवेलेंट मास, इनटू 0.05। अब आपको इसे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, अच्छा इसकी यूनिट ग्राम में रहने वाली है, वेट ग्राम में ही आएगा, क्योंकि इसे सॉल्व करेंगे तो ये अराउंड 7.6 ग्राम के आ रहा होगा। तो ये आपका क्वेश्चन इस ढंग से सॉल्व होना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद में भी IIT बुक का है, उसी में किसी साल में आया हुआ होगा ये। और नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहे हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अ करंट ऑफ 2 एम्पियर पास्ड फॉर, 1 घंटे के लिए आपने 2 एम्पियर की करंट पास करी। कहाँ पास करी, एक सॉल्यूशन था, किस चीज का सॉल्यूशन था, बीकर के अंदर AlCl3 का सॉल्यूशन था, मोल्टन स्टेट में था, मोल्टन स्टेट ही होगा, आयंस वायंस में ब्रेक हो गया वो। हैज अ करंट एफिशिएंसी 50%। अब जो करंट है वो 50% की एफिशिएंसी दिखा रही है। अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम, जो AI नहीं है, एल्यूमिनियम है, कि एल्यूमिनियम कैथोड पे कितना डिपॉजिट हुआ है, AlCl3 ब्रेक डाउन हुआ होगा ऐसे कुछ करके, अपोजिट आयंस अपोजिट इलेक्ट्रोड पे चिपक गए होंगे, इसका कितना मास डिपॉजिट हो गया वो आपको बताना है। जबकि आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिखाई दे रहा होगा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको करंट I बराबर 2 एम्पियर दे रखी है, और 1 घंटे तक आपको टाइम भी दिया हुआ है कि 1 घंटे तक आपको टाइम लगेगा, और उसके बाद आपको करंट की जो एफिशिएंसी आ रही है वो आपके पास 50% है। चलो ये एक इंपॉर्टेंट बात है इस सवाल में, यही अलग है इसमें जो जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे,
और अमाउंट बतानी है। जब भी अमाउंट का मतलब बताना होता है तो ये जब यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है तो अकॉर्डिंग टू फेराडे फर्स्ट लॉ W बराबर ZIT। तो बेसिकली यहाँ पर Z कैसे आता है, इक्विवेलेंट मास अपॉन 96,500 इंटू आई कैसे आएगा, करंट। करंट कितना दिया हुआ है 2 एम्पियर, लेकिन एक्चुअली में जो करंट दिया है वो 2 एम्पियर की करंट तो दे रहे हो, लेकिन उसकी एफिशिएंसी कितनी है 50%। क्या मतलब है इस बात का, एफिशिएंसी दो 2 एम्पियर का 50% कितना होगा 2 इंटू 50 अपॉन 100 जो कि आएगा। तो इसका मतलब दे तो 2 एम्पियर रहे हैं लेकिन 50% ही एफिशिएंसी है, मतलब उसको मिल इस सॉल्यूशन को मिल, मैं बाहर से तो 2 एम्पियर की करंट प्रोवाइड कर रहा हूं पर AlCl3 को फील कितने की हो रही है 1 एम्पियर की। जितनी फील होगी उसी के बेसिस पे वो इलेक्ट्रोलाइज हो रहा होगा, मूव कर रहा होगा, अपोजिट इलेक्ट्रोड पे जाके चिपक जा रहा होगा। इसलिए यहाँ पर 2 एम्पियर ना लिख करके 1 एम्पियर लिखेंगे, ये सॉल्व करके 1 एम्पियर आएगा क्योंकि AlCl3 को 2 एम्पियर का 50% 1 एम्पियर ही फील होगा। बस यही क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ट्विस्ट था। और टाइम कितना मिनट लग रहा है ये सब करने में, 1 घंटा। 1 घंटे को मिनट में बदलूंगा 60 मिनट और सेकंड में बदलूंगा तो 60 सेकंड। 2 जीरो से 2 जीरो निकल लूं, 6 6 जा 36। अच्छा अभी एक चीज और क्या करनी पड़ेगी, इक्विवेलेंट मास। किसका इक्विवेलेंट मास, एल्यूमिनियम के डिपॉजिट होने की बात की गई है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27 और क्योंकि AlCl3 में कैटायन की संख्या कितनी आएगी 3, तो इक्विवेलेंट मास ऐसे निकालते हैं, अपॉन में आना चाहिए था 96,500 इंटू एम्पियर इंटू सेकेंड बनेगा कूलम, 96,500 कूलम होगा इंटू 6 6 जा 36 कूलम। और ये भी कूलम था, कूलम से कूलम कट जाएगा क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई होगा। शुरू फर्स्ट क्वेश्चन से ये बोल रहा हूँ, A/B पूरे के अपॉन में C है तो नीचे 1 पढ़ते हैं, ये यहाँ और ये यहाँ मल्टीप्लाई होता है, रेशनलाइज कर रहे हैं। और ये बनेगा आपका 3 9 जा 27, 9 अपॉन 96,500 इंटू 36 और जो भी यूनिट आ रही होगी वो 27 ग्राम आएगा एटॉमिक मास इसका। इसलिए ओवरऑल आंसर मेरा ग्राम में आने वाला है इतना, तो ये 0.33 ग्राम आएगा, कैलकुलेट करके देख लेना। अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी अलग टाइप का है और काफी कंफ्यूजिंग भी है। एक स्टूडेंट का डाउट था तो सामर्थ का, तो उसको अभी क्लियर कर रहे हैं, आप सबके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये। तो इसने बोला कि आपके पास क्या क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन की एक एक लाइन पढ़नी होती है। अ करंट ऑफ 10 एम्पियर इज पास थ्रू 80 मिनट 27 सेकंड थ्रू अ सेल कंटेनिंग डाइल्यूट H2SO4। आपके पास एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में आपके पास क्या भरा हुआ है, H2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस कैसे पता चला मुझे, क्योंकि यहाँ डाइल्यूट बोला था, तो यहाँ पर वाटर भी होगा और ये था, और ये अपोजिट आयंस टूटे होंगे, अपोजिट आयंस अपोजिट इलेक्ट्रोड पे जाके डिपॉजिट हो गए होंगे। तो जो भी डिपॉजिट हुए होंगे इतनी इतनी इतना करंट और इतना समय तक देने के लिए H2SO4 के ऑक्सीजन डिपोजिट, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन वगैरह डिपॉजिट हो रही होंगी यहाँ पर। तो पहला सवाल इसने बोला कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस विल लिबरेट एट एनोड, एनोड पर कितनी ऑक्सीजन के मोल्स डिपॉजिट होंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन बिना एक बात के लग नहीं पाता, वही एक बात हमें समझनी है इसकी, उसे समझने की कोशिश करते हैं, आओ सीखें। सबसे पहली बात तो यहाँ पर वाटर या एक्वस मीडियम था, तो इससे पैदा होता है यहाँ पे इसकी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, बस यही ट्विस्ट है इस क्वेश्चन का, बाकी और कुछ नहीं है इसमें। तो इसमें आपके पास 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकलते प्लस एक O निकलता, लेकिन मुझे O2 बनाना है, ऑक्सीजन के मोल चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पर इसके मैंने 2 मोल्स लिए, तो ये कितने मोल्स बने होंगे फिर 4, और ये कितने हो जाते 4, और यहाँ पे O2 बनता। इस रिएक्शन ही इंपॉर्टेंट ट्विस्ट है इसका, बाकी और कुछ दिक्कत की बात नहीं है इस क्वेश्चन में। 4 इलेक्ट्रॉन से 1 मोल ऑफ 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन विल प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में 1 फेराडे फोर्स होता है, 1 इलेक्ट्रॉन में 1 फेराडे फोर्स होता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन में कितना फेराडे फोर्स होगा, 4 फेराडे फोर्स होगा या चार्ज होगा 1, जिसकी वजह से 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन पैदा हो रही होगी। अब 1 फेराडे फोर्स से या 1 फेराडे चार्ज से कितना, 1 फेराडे का मतलब क्या है, पहली बात तो मैं यहाँ पे बता दूं, 1 फेराडे का मतलब होता है 96,500, तो 4 फेराडे का मतलब होगा 4 इंटू 96,500 कूलम विल प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो 1 कूलम चार्ज कितना मोल ऑक्सीजन पैदा करेगा, 1 मोल ऑफ O2,
अपॉन 4 इंटू 96,500। अब एक कूलम इतना मोल पैदा करेगा, तो आपके पास कितने मोल्स हमको चाहिए? हमें क्या नहीं पता अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चार्ज कूलम नहीं पता। तो चार्ज निकालने के लिए Q इज इक्वल टू होता है हमारे पास IT, और I जो दिया है वो क्वेश्चन में गिवन था 10 एम्पियर, इनटू जो टाइम है आपको वो कितना दिया है 80 मिनट 27 सेकेंड। तो मैं इस सबको सेकेंड में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो 10 एम्पियर इंटू 80 इंटू 60 सेकेंड्स प्लस 27 सेकेंड। जब आप इसको पूरा सेकेंड्स ऐड कर लोगे मल्टीप्लाई करके, सेकेंड में बच जाएगा, और इसे इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका जो आएगा वो 48270 कूलम चार्ज आ जाएगा। तो मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे पास कितना चार्ज है 48270 कूलम है। तो 1 कूलम से इतनी ऑक्सीजन मिल रही है, तो 48270 कूलम से कितना मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मिलेगी? 48270 इंटू 1 मोल, मतलब इंटू मोल ऑफ ऑक्सीजन अपॉन 4 इंटू 96,500। अब इस डेटा को कैलकुलेट करना पड़ेगा, यही इशू है, मतलब ये तो मैथ्स लगानी पड़ेगी आपको। तो इसे सॉल्व कर लेना। इसके जो मोल्स आएंगे आपके पास वो आ रहे हैं आपके 0.125 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के इतने मोल्स पैदा हो जाएंगे। अब इसने सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ जिंक डिपोजिटेड एट कैथोड। जिंक डिपोजिट हो रहा है कैथोड पे, जबकि उसने बोला सेल कंटेनिंग ZnSO4, जबकि उस सॉल्यूशन में ZnSO4 भरा हुआ है, और इसको सीरीज में जोड़ दिया। किसके सीरीज में जोड़ दिया? इस वाले सेल के सीरीज में जोड़ दिया। पहले वाले सेल में क्या क्या था? पहले वाला एक सेल था जिसमें आपके पास H2SO4 था प्लस वाटर था। अब इसके साथ आपने क्या भी जोड़ दिया सीरीज में? ये फेराडे सेकंड लॉ से रिलेटेड टाइप मामला हो गया। सीरीज में आपने क्या जोड़ दिया? ZnSO4 का सॉल्यूशन। अब जब इसे करंट या चार्ज क्यू मिला होगा, तो ये अपने आयंस में ब्रेक हुआ होगा, अपोजिट आयंस अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ जाके चिपक गए होंगे। तो उसने कहा जिंक कैथोड पर डिपॉजिट हो गया, तो जिंक के लिए आपको बताना है कि कितनी अमाउंट जिंक की डिपॉजिट हुई होगी। तो फेराडे फर्स्ट लॉ लगा रहे हैं, सेकंड लॉ भी लगा सकते थे, W1 अपॉन W2 इक्वल टू Z E1 अपॉन E2, पर क्योंकि फेराडे फर्स्ट लॉ से ही काम चल जाएगा आपका, तो आपको इसका वेट दिया है और चार्ज चाहिए आपको इसके लिए। तो W बराबर फर्स्ट लॉ से क्या होता है ZIT या ZQ कह दो। W बराबर Z क्या है? Z कैसे आता है? इक्विवेलेंट मास अपॉन 96,500 इनटू चार्ज Q। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिकल सेल फैराडे सेकंड लॉ यही कहता है कि जब चार्ज देते हैं तो दोनों को इक्वल चार्ज मिलता है, तो Q तो सेम ही रहेगा। तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला जाएगा? एटॉमिक मास अपॉन Z फैक्टर। जिंक का एटॉमिक मास होता है 65 अपॉन Z फैक्टर। ZnSO4 क्योंकि ऐसे ब्रेक डाउन होगा Zn प्लस 2 प्लस SO4 2 नेगेटिव, तो कैटाइन की संख्या 2 है इसलिए 2 आता है, और अपॉन में ग्राम रहेगा, मतलब यूनिट ग्राम रहेगी, अपॉन में 96,500। ए अपॉन बी पूरे के अपॉन में सी, तो नीचे 1 पड़ेंगे, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा इनटू कूलम चार्ज। जो चार्ज है वो कितना चार्ज था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? 48270 कूलम चार्ज था। तो 65 ग्राम अपॉन 2 इंटू 96,500 इंटू 48270 कूलम, और ये भी कूलम है, कूलम से कूलम कट जाएगा, जो भी आंसर आएगा उसकी यूनिट ग्राम में आएगी। तो डिवाइड करके मैं आपको फाइनली आप देख लेना इसका आंसर कितना आ रहा है, मतलब कैलकुलेट कर लेना 16.2625 के अराउंड इसका आंसर आ जाएगा। तो इतनी ग्राम जिंक डिपॉजिट हो जाएगा। तो होप मैंने फेराडे के हर टाइप के क्वेश्चन, IIT JEE नीट लेवल के हर टाइप के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं 12th क्लास से लेकर के। बाकी कहीं पे भी कोई दिक्कत लगे तो आप लोग मिस कॉल कर दें, कांटेक्ट कर लें और शेयर करें सबके साथ। बाकी फिलहाल जी लो अपनी जिंदगी। नेक्स्ट वीडियो में पियेंगे आप लोगों को खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच।